Hello everyone, welcome to Dream IAS. My name is Aman and I have started this channel to provide free of cost structured content related to the UPSC Civil Service Examination. देखिए फ्रेंड्स, मैंने 6 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन को दिए हैं एंड मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यदि आप ऑप्शनल के लिए अपने अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो दैट इज जस्टिफाइड। बिकॉज कई बार होता है कि आपका बैकग्राउंड नहीं है जो सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल चूज किया है, या फिर कई बार बैकग्राउंड भी होता है तो यूपीएससी ऑप्शनल में काफी डेप्थ के अंदर जाता है जिसके लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करनी ही पड़ती है। लेकिन जहां तक जीएस सब्जेक्ट्स का सवाल है तो आपको जीएस सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग्स के अंदर मोटी फीस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट यूट्यूब के ऊपर भी इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आप अपनी प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यूट्यूब पर ये आती है कि कंटेंट जो है वो इतना ज्यादा है और इतना बिखरा हुआ है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इसमें से क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कितना पढ़े, एंड उनकी एक प्रिपरेशन के अंदर स्ट्रक्चर नहीं आ पाता। तो देखिए, यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है, हमें पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी जैसे 10 से 12 सब्जेक्ट इसके अंदर प्रिपेयर करने हैं। अगर हमारी प्रिपरेशन के अंदर स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो इस पूरे सिलेबस को कवर करना भी काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड इसी की वजह से कई बार स्टूडेंट भी डिसअपॉइंट हो जाता है। अब इवन आफ्टर द फाइनेंशियल क्रंच एंड इवन आफ्टर द टाइम क्रंच, क्योंकि उन्हें यूट्यूब के ऊपर स्ट्रक्चर्ड कंटेंट नहीं मिल पा रहा, उन्हें कोचिंग्स के अंदर मोटी फीस देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एंड दैट इज वाई through this channel I have planned to provide you equally good content, or I can say even better content, in a structured manner at no extra cost. तो हम अपने चैनल के ऊपर वन बाय वन इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री जैसे सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ हम पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे कि जो नॉलेज हमने ली है आखिर उसको यूज करके प्रीलिम्स को क्लियर कैसे करना है, एमसीक्यूज कैसे सोल्व करने हैं। एंड डियर एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी टॉपर से भी पूछेंगे कि उन्होंने अपने प्रीलिम्स एग्जाम में 100% श्योर होकर कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था, तो आई कैन बेट यू कोई भी टॉपर आपको मैक्स टू मैक्स 40 या 45 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं बताएगा। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो सिर्फ आपकी नॉलेज को चेक नहीं करता, वो चेक करता है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को, वो चेक करता है आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, वो चेक करता है स्टूडेंट की नर्व को कि कहीं हार्ड पेपर देखकर स्टूडेंट स्ट्रेस के अंदर पेपर गड़बड़ करता है या नहीं करता है। एंड इसके साथ ही जो 45 क्वेश्चंस के बाद आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो अटेम्प्ट होंगे आपकी लॉजिकल गेसिंग के ऊपर। मतलब कि जो नॉलेज आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़कर लिया है उस नॉलेज के बेसिस के ऊपर आप कैसे कोई क्वेश्चंस में कोई ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं और कैसे उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए जो ट्रिक्स लगती है एंड जो थिंकिंग अप्रोच इसके अंदर लगती है वो चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड जैसे जैसे हम अपने सब्जेक्ट के साथ प्रोसीड करते हैं उसके साथ ही हम मेंस की प्रिपरेशन से रिलेटेड कंटेंट को भी देखेंगे कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे एक आंसर का स्ट्रक्चर होता है, कैसे एक जो हाफ या 1 मार्क एक्स्ट्रा होता है उसको लाने के लिए हमें आंसर राइटिंग में क्या करना होता है। और इसके साथ ही जो मेंस के लिए एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स है लाइक एथिक्स हो गया, जिनके लिए कोई डेफिनेट सोर्स भी नहीं है, मैं उनका भी आपको एक इफेक्टिव और एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपको चैनल के थ्रू डिलीवर करूंगा। सो डियर एस्पिरेंट्स, इफ यू आर फेसिंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव डिस्कस जस्ट नाउ, अगर आप इनमें से कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड आपको घर बैठकर यूट्यूब के थ्रू अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, या फिर आपको किसी सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत आ रही है, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई कैन एश्योर यू दैट आई एम गोइंग टू डू माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट दैट विल मेक योर प्रिपरेशन इजी। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज लेक्चर। तो आज हम इकोनॉमिक्स लेक्चर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का खासकर प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इकोनॉमिक्स के लगभग 15 से तो ऊपर ही आते हैं, लगभग 20 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं एंड दोस क्वेश्चंस आर रिलेटिवली इजी। अगर आपको इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई बार इसमें करंट अफेयर का काफी रोल होता है लेकिन उसके लिए भी पहले आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। तो इस इकोनॉमिक्स लेक्चर की सीरीज के अंदर आई विल मेक श्योर कि कॉन्सेप्चुअली आपको इसके अलावा कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। देखिए, इकोनॉमिक्स जो टर्म है वो आता है ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से।
इस इकोनोमिया वर्ड का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एक हाउस होल्ड जो होता है उसका बजट एक लिमिटेड होता है, और उस लिमिटेड बजट के अंदर ही उनको अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ती हैं कि वो क्या एसेट परचेज करेंगे, कहाँ पर वो अपना एक्सपेंडिचर करेंगे, क्या उन्हें प्राइवेट व्हीकल यूज करना है या उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, क्या उन्हें लग्जरी एसेट्स चाहिए जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर एलईडी हो गया, टीवी हो गया, या फिर उन्हें अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है, या फिर उन्हें फ्यूचर की किसी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर किसी हेल्थ की एक्सीजेंसी के लिए उन्हें सेव करना है। तो एक लिमिटेड बजट के अंदर हाउस होल्ड को ये सारी चीजें मैनेज करनी होती है। ठीक उसी तरह एक कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको भी अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ती है कि उसे सोशल सेक्टर के अंदर ज्यादा एक्सपेंडिचर करना है, या फिर उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करना है, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, या उसे एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर खर्च करना है। तो जैसे एक हाउस होल्ड को मैनेज करना होता है अपने बजट के अकॉर्डिंग, वैसे ही इकोनॉमी को भी मैनेज करना पड़ता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से इस इकोनॉमिक्स का रूट टर्म हमें मिलता है, दैट इज वो इकोनॉमी। सो चलिए अब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स का एज ए डिसिप्लिन एवोल्यूशन कैसे होता है। तो अगर अपन एंशियंट इंडिया की बात करें तो आई एम श्योर आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्यन एम्पायर स्टेब्लिश किया था उनमें चाणक्य का क्रिटिकल रोल था। तो चाणक्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसके अंदर वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि एक स्टेट को अपने फिनेंसेस को कैसे मैनेज करना है, या फिर कितने टाइप्स के टैक्सेस होते हैं। इन तरीके के इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को अर्थशास्त्र के अंदर डिस्कस किया गया है। लेकिन उसके बाद जब हम मिडाइवल इंडिया में आते हैं तो दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है, वन इज मर्केंटलिज्म एंड सेकंड इज फिजियोक्रेट्स। ये दोनों अपने इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन को मोल्ड करते हैं। तो हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे कि ये दोनों स्कूल क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मर्केंटलिज्म की इकोनॉमिक फिलोसफी है वो 16th सेंचुरी यूरोप में काफी प्रोमिनेंट थी। तो हमें इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए जो कि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सफिशिएंट हो। तो मर्केंटलिज्म के जो तीन बेसिक टेनेंट्स हैं उसमें फर्स्ट है ऑगमेंटेशन ऑफ स्टेट पावर। मतलब कि मर्केंटलिज्म का बिलीव था कि स्टेट की जो पावर है या फिर स्टेट का जो कंट्रोल है वो इंक्रीज होना चाहिए। अब वो कैसे इंक्रीज होगा? एक तो इसका मेथड है रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी। मतलब कि स्टेट है वो एलेबोरेट रूल्स लेकर आएगा, रेगुलेशंस लेकर आएगा, जिसके अकॉर्डिंग ही एक इकोनॉमी की सारी की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो उसके अकॉर्डिंग होगी। तो स्टेट का कंट्रोल इकोनॉमिक बिहेवियर के ऊपर इंक्रीज हो जाएगा। एंड दूसरा जो इसका मेथड है वो है एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज। मतलब कि जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया था, जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज है जैसे कि फ्रांस है, स्पेन है, इन्होंने जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है या फिर एशियन के जो अदर कंट्रीज है इनको अपनी कॉलोनी बना लिया, फिर इनके रिसोर्सेज को खुद के बेनिफिट के लिए यूज किया। तो एक तरीके से एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज ने स्टेट की जो इंपीरियल पावर है उसको इंक्रीज किया। दिस वॉज ऑगमेंटेशन ऑफ स्टेट पावर। Now, the second tenet of mercantilism is manufacturing sector is the generator of wealth. मर्केंटलिज्म का मानना था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वही असली वेल्थ क्रिएट करता है, और इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अगर अपन एक तरीके से देखें तो जो एक्विजिशन ऑफ कॉलोनीज है वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने का ही एक इनडायरेक्ट तरीका है, क्योंकि जो कॉलोनीज के नेचुरल रिसोर्सेज होते वो ये इंपीरियल पावर अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रॉ मटेरियल के लिए यूज करते, फिर जो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता वो इन्हीं कॉलोनीज में लाकर बेच देते। तो इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कॉलोनियल पावर के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहा था। सो दिस वाज द सेकंड टेनेट ऑफ मर्केंटलिज्म। एंड द थर्ड पॉइंट इज पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो जो मर्केंटलिज्म की आइडियोलॉजी है उसका मानना था कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड की डिटेल से भी नहीं पता है तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए और इंपोर्ट कम होनी चाहिए। इसका रीजन ये था कि मर्केंटलिस्ट आइडियोलॉजी का मानना था कि जो वर्ल्ड की वेल्थ है वो स्टैटिक है, और इस स्टैटिक वेल्थ के अंदर उन्हें अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा करना है। लेकिन अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा और अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो एक तरीके से कंट्री की वेल्थ बाहर जा रही है, क्योंकि वो सामान खरीद ज्यादा रहे हैं तो उनके लिए उन्हें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, और वो सामान बेच कम रहे हैं तो उसके लिए उन्हें कम पैसे वापस मिलेंगे। तो एक तरीके से जो बुलियन है या फिर जो गोल्ड एंड सिल्वर और जो प्रीशियस मेटल्स है
एक कंट्री से बाहर की ओर उसका मूवमेंट होने लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बदले में पेमेंट करनी पड़ेगी। और उस टाइम पेमेंट होती थी प्रीशियस मेटल्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। तो मर्केंटिलिज्म का मानना था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड तो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, ताकि कंट्री के अंदर गोल्ड एंड सिल्वर का इनफ्लो हो, कंट्री से ये बाहर नहीं जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट मर्केंटिलिज्म आइडियोलॉजी। एंड देन 18th सेंचुरी के अंदर एक फिजियोक्रेट्स आइडियोलॉजी का इमरजेंस होता है, जो कि डायग्रामेट्रिकली अपोजिट थी मर्केंटलिस्ट से। कैसे? तो ये फिजियोक्रेट्स का मानना था कि देयर शुड बी लेसे फेयर, दैट इज जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन है इकोनॉमी के अंदर वो नहीं होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक अफेयर्स में तो इंटरफेरेंस करना ही नहीं चाहिए। देयर शुड बी फ्री मार्केट इकोनॉमी। एंड सेकेंडली, फिजियोक्रेट्स का मानना था कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज जनरेटर ऑफ वेल्थ। मर्केंटलिस्ट आइडियोलॉजी का मानना था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वेल्थ क्रिएट करती है, जबकि फिजियोक्रेट्स का मानना था कि एग्रीकल्चर या फिर लैंड है वो वेल्थ क्रिएट करती है, इसलिए एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इवन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर सेक्टर्स। सो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स के एवोल्यूशन में जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो बिगिनिंग है वो जनरली एडम स्मिथ के टाइम से मानी जाती है। इनफैक्ट एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776, जिसे बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसके साथ ही इन्होंने, एडम स्मिथ ने एक टर्म कोइन की थी, इनविजिबल हैंड्स। तो इसका मतलब था कि मार्केट के अंदर एक हिडन फोर्स है जो कि डिमांड एंड सप्लाई को अपने आप ही कोऑर्डिनेट कर देता है। तो गवर्नमेंट की वहां पर कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता भी है तो ये जो इनविजिबल हैंड्स है मार्केट के, ये जो हिडन फोर्स है, वो उस डिसइक्विलिब्रियम को सोल्व कर देंगे और वापस इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। जैसे इसे अपन एक एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। सपोज कोई कमोडिटी है, जैसे कि कोई बाइक है, इसकी डिमांड में अचानक स्पाइक आ गया तो मार्केट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। लेकिन डिमांड ज्यादा होने की वजह से अब बाइक्स की प्राइसेस तो बढ़ेंगी ही, और जब बाइक्स की प्राइसेस बढ़ती है तो जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है बाइक के, उनको एक अच्छा मौका दिखेगा कि क्यों ना हम ज्यादा प्रोड्यूस करके ज्यादा प्रॉफिट कमा लें। तो वो बाइक्स की प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, बाइक्स की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी, और जो सप्लाई है वो डिमांड को मैच कर लेगी और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। अगर अपन कोई दूसरा केस देखें कि सपोज वो सप्लायर है, वो प्रोडक्शन बढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन कोई रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से सप्लाई नहीं बढ़ पा रही, तो उस केस में क्या होगा, हाई डिमांड की वजह से प्राइसेस है जो बाइक की वो और ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। और हमें पता है जब कोई चीज महंगी होती है तो हम उसे कम खरीदते हैं, तो जब बाइक की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो उसकी डिमांड कम होने लग जाएगी, एंड फाइनली जो डिमांड है वो सप्लाई को मैच कर लेगी और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि जब ये जो हिडन फोर्स है, ये जो इनविजिबल हैंड्स है, यही सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की जरूरत ही क्या है। तो इसलिए गवर्नमेंट को मार्केट के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, और यही क्लासिकल इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टीनेट है, दैट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट का मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मार्केट के पास अपनी एक ऑटो करेक्शन की कैपेबिलिटी है, एंड कोई भी डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ तो वो अपने आप को सही कर लेगा। इसके साथ ही क्या होगा, अगर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो मार्केट के अंदर फ्री एंट्री रहेगी, फ्री एग्जिट रहेगी, कंपटीशन रहेगा। और जब कंपटीशन रहता है तो फर्म्स ट्राई करती है कि वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाए ताकि वो ज्यादा बिक सके। वो इनोवेशन के ऊपर वर्क करेगी, वो R&D के ऊपर वर्क करेगी। इसके साथ ही वो एफिशिएंसी के ऊपर वर्क करेंगी ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो कम कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस हो सके। तो इस कंपटीशन की वजह से मार्केट के अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। इसलिए उनका मानना था, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था, कि गवर्नमेंट को तो मार्केट के अंदर इंटरफेरेंस करना ही नहीं चाहिए। एंड दूसरा क्या होता है, जब गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है तो मार्केट के अंदर जो फर्म्स है उनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। जैसे अगर अपन इंडिया की ही बात देखें तो अभी तो आजकल खैर ये वेज कोड बिल एंड सोशल सिक्योरिटी बिल चल रहे हैं जो कोडिफाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक इंडिया में लगभग 144 तरह के ओवरलैपिंग सेंट्रल एंड स्टेट के अलग अलग लेबर लॉज थे। अब कोई मैटरनिटी बेनिफिट से डील कर रहा है, कोई मिनिमम वेज से डील कर रहा है, कोई चाइल्ड लेबर से डील कर रहा है, और अलग अलग लॉज के अंदर अलग अलग प्रोविजन है जो ओवरलैप कर रहे हैं, किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। तो जो फर्म्स है उनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कहना था कि अगर गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं रहेगा तो जो फर्म्स है वो फ्री रहेंगी, वो जो प्रोडक्टिव लेबर है उनको हायर करेंगी, जो काम नहीं कर रहा है उसको उसको फायर करेंगी, या फिर वो
अपने अकॉर्डिंग कैपिटल है, मशीनरी है, उसको यूज करेंगे, इससे मार्केट के अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो दैट वाज द फर्स्ट टीनेट ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक, दैट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी। एंड सेकेंडली, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज ए नॉर्म एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्लो डाउन आर टेम्परेरी। मतलब कि मार्केट के अंदर हमेशा ही फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, और अगर किसी रीजन से कभी अनएम्प्लॉयमेंट आता भी है, स्लो डाउन आता भी है, तो वो एक टेम्परेरी फिनोमिनन रहेगा, क्योंकि मार्केट के पास ऑटो करेक्शन की कैपेबिलिटी है। वो जो इनविजिबल हैंड्स है, वो जो हिडन फोर्स है, वो इस डिसइक्विलिब्रियम को अपने आप ही सही कर देगा। तो देखिए यहाँ पर जो फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड लिखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि एक कंट्री के जितने भी लोग हैं सबके पास एम्प्लॉयमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि दोज हु आर एबल एंड हु आर विलिंग टू वर्क, दे हैव ए जॉब। कोई पर्सन है, सपोज कोई स्टूडेंट है जिसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, लेकिन वो चाहता है कि मैं आगे की और पढ़ाई करूं, तो वो अपने आप ही कोई जॉब ढूंढ ही नहीं रहा, उसको चाहिए ही नहीं जॉब, वो घर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। सो ओनली दोज हु आर विलिंग एंड हु आर एबल टू वर्क, दे हैव ए जॉब। सो दिस वाज अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट टर्म, एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम डिटेल से आगे के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। And third tenet of classical economics was individual work in self interest but that leads to larger societal benefits। मतलब कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स का कहना था कि ऑब्वियसली जो इंडिविजुअल्स है, फिर जो फर्म्स है, वो अपने इंटरेस्ट में ही काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फायदा सिर्फ उन्हीं को होगा, बल्कि जिस इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो एंगेज होंगी, जिस प्रोडक्शन एक्टिविटी में वो एंगेज होंगी, उसका फायदा एक लार्जर सोसाइटी को भी मिलेगा। कैसे? इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज ये रिलायंस कोई नई रिफाइनरी स्टेब्लिश करती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, तो रिलायंस तो ऑब्वियसली उस रिफाइनरी से प्रॉफिट कमाएगी ही कमाएगी, लेकिन उसके अंदर जो लेबर को वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। इसके साथ ही अगर अपन देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो इंडिया की एक्सपोर्ट बास्केट में लार्जेस्ट शेयर रखते हैं। तो जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व आएगा, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होगा, हमारी फॉरेक्स रिजर्व में स्टेबिलिटी आएगी। तो एक तरीके से एक कंट्री को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलेगी। इसके साथ ही रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन से कंट्री की जीडीपी भी इंक्रीज होगी। तो अपन देख रहे हैं कि जो रिलायंस खुद के इंटरेस्ट में काम कर रही थी, उसका पूरी सोसाइटी के ऊपर, पूरा कंट्री के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का मानना था कि इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट में वर्क करते हैं तो सोसाइटी को भी उससे बेनिफिट होता है, इसलिए गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है इकोनॉमी के अंदर वो नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को मार्केट के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। सो दैट वाज एन ओवरव्यू अबाउट क्लासिकल इकोनॉमिक्स। आई होप यू गॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू। एंड ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अजम्पशंस थे, ये काफी अच्छे से वर्क भी कर रहे थे, लेकिन सिर्फ 1929 तक, क्योंकि शायद आपको पता होगा 1929 के अंदर जो वर्ल्ड है वो फेस करता है द ग्रेट डिप्रेशन। अब इस ग्रेट डिप्रेशन में क्या होता है, एक लंबे टाइम तक डिफ्लेशन है, लंबे टाइम तक जो ग्लोबल जीडीपी है वो नेगेटिव में चल रही है, चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है, डिमांड क्रिएट नहीं हो रही। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स का तो मानना था कि भाई मार्केट के अंदर ऑटो करेक्शन की कैपेबिलिटी होती है, एक हिडन फोर्स होता है जो अपने आप सब सही कर देगा। लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिक्स की ये जो थ्योरी थी, ये ग्रेट डिप्रेशन में आकर फॉल्सिफाइड हो जाती है। तो उसके बाद इमरजेंस होता है एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट जॉन मेनॉर्ड कीन्स का। ये अपनी बुक लेकर आते हैं द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसके अंदर ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जो थ्योरीज है उनको काफी क्रिटिसाइज करते हैं एंड एक्टिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को सपोर्ट करते हैं इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए। तो गवर्नमेंट का इकोनॉमी के अंदर कैसे एक पॉजिटिव रोल हो सकता है, ये हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। बल्कि ये जो रोल होगा, ये प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उनको सोल्व करने के लिए हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए हमने जो एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट आता भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, आई विल ट्राई टू एड्रेस योर क्वेरीज। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक बेसिक डिफरेंस होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें स्टूडेंट्स हैं वो काफी हद तक कंफ्यूज रहते हैं, तो हम उसको समझते हैं। तो देखिए, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक सिंपल सा डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एनालाइज करता है इकोनॉमिक इंटरेक्शन एट इंडिविजुअल लेवल। मतलब कि यह एक आइसोलेटेड मार्केट को या फिर किसी इंडिविजुअल फर्म को, किसी इकोनॉमिक एजेंट के बिहेवियर को एनालाइज करता है। जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक पूरी इकोनॉमी को होलिस्टिकली देखता है, और जो एग्रीगेट लेवल के जो वेरिएबल्स है, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, जैसे कि जीडीपी होगी, जैसे कि प्राइस लेवल हो गया, तो पूरे नेशन के ऊपर
जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स है ये उनको एनालाइज करता है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इकोनॉमिक इंटरेक्शन को एनालाइज करता है। तो जो मैक्रो फिनोमिनन है जैसे कि इन्फ्लेशन वगैरह है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के एम्बिट से बाहर है। इसको हम एज ए कांस्टेंट मानते हैं एंड देन वी एनालाइज कि कोई फर्म कितना प्रोड्यूस कर रही है, कितनी प्राइस सेट कर रही है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम पूरी इकोनॉमी का एज ए एग्रीगेट लेवल के ऊपर उसका एनालिसिस करते हैं। सो दिस वाज इन सिंपल डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल स्लाइड कि कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी जब होती है तो उसके अंदर ये जो चार मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये इन्वॉल्व होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इसमें समझाने का कुछ खास है नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्वियसली जब हम कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे तो उसके लिए हमें लैंड चाहिएगी, और काम करने के लिए उसमें लेबर चाहिए। इसके साथ ही हम उसमें कुछ मशीनरी लगाएंगे, कुछ टूल्स यूज करेंगे, तो हमें कैपिटल की नीड होगी। और इसके साथ में जो ऊपर वाले तीनों फैक्टर है, इन तीनों फैक्टर को साथ में लाकर प्रोडक्शन करने का रिस्क लेना, कि भी हो सकता है हमारा प्रोडक्शन हो वो मार्केट में बिके कि नहीं बिके, तो उसमें एक रिस्क रहता है। तो ये जो रिस्क लेने का काम है और सबको मैनेज करने का काम है, ये कौन करता है? एंटरप्रेन्योर। तो ये चार मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और ये जो काम करते हैं इनके बदले में इनको रिटर्न मिलता है। लैंड को क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस, सैलरीज। कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। जो रिस्क एंटरप्रेन्योर ने लिया था उसके बदले में उसे प्रॉफिट मिलता है। सो दैट वाज अबाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें बाकी कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं।